मेरा इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर और इसका जो मॉडल है, वाटसन और क्रिक ने इनका जो मॉडल दिए हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से हम इसके बारे में जानकारी देंगे। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझने का कोशिश करिए। तो देखिए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके साथ साथ एक आरएनए भी हम देखते हैं जिसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ इसमें डिफरेंस है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर हम ये दोनों के बारे में देखें तो डीएनए का आकृति जो वाटसन और क्रिक ने दिया है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका डीएनए है, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। परंतु अगर आरएनए को अगर हम लोग देखें तो इसमें सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर ही इसमें दिखाई देते हैं, और इसी के बीच में नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। दो अलग अलग नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल हेलिकल। ये क्या करता है? ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है। डीएनए क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है आनुवंशिक गुण, यानी माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण इसी के द्वारा क्या होता है, उसके जेनेटिक्स में या उसके जो प्रोजेनी है उसी में ट्रांसफर होते हैं। जबकि ये क्या करता है? केवल प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो इस तरह से हम ये दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, इसमें जो है एक नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो थायमीन होता है, और इसके जगह पर ये नाइट्रोजनस बेस के जगह पर यहाँ पे यूरासिल पाया जाता है। तो अंतर केवल इतना ही है कि बाकी सारे नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर होंगे, उन नाइट्रोजनस बेस में एक थायमीन भी होगा, परंतु आरएनए का जब अध्ययन करते हैं हम तो ये थायमीन के जगह पे क्या हो जाता है, यूरासिल इसमें लग जाता है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। और एक और भी देख लीजिए, इसमें जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है। और इसमें राइबोज शुगर होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल गया है, जैसा कि आप इसका फुल फॉर्म से ही पता कर लिए हैं, इसमें राइबोज शुगर होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल रचना देखेंगे। तो डिटेल रचना में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम चले आते हैं डीएनए का इकाई क्या है? डीएनए, इसका जो यूनिट ऑफ डीएनए वो होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं कि आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। वो जो जुड़े हुए रहते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं, ये जो बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तभी बनते हैं डीएनए। तभी तो हम इसका यूनिट बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये जुड़ करके एक डीएनए का रचना करते हैं। क्लियर? तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड का अगर हम अध्ययन करें तो न्यूक्लियोटाइड में आखिर क्या क्या होता है, तो देखिए पहले न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड, अच्छा इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड
ये अभी क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में देख लीजिए कि इसके अंदर 3 भाग आते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का अगर हम लोग संरचना देखें तो उस न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के यौगिक जो है जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस क्लियर। दूसरा होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। अब ये शुगर अलग अलग होंगे, जैसा कि हम बताएं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर डीएनए है तो होगा और राइबोज शुगर अगर आरएनए है तो होगा। दोनों का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है जैसा कि हम बता दिए हैं। तो आप देखिए पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस हुआ, दूसरा आया पेंटोज शुगर और तीसरा आया फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो ये 3 चीज के मिलने से बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब अलग अलग अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन और दूसरा है प्यूरिन, ठीक है। हम पहला दूसरा में प्यूरिन पहले भी बोल सकते हैं, पायरिमिडीन बाद में भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 2 बेस है प्यूरिन और पायरिमिडीन। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं सो देख लीजिए। देखिए प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, और ग्वानिन। इसको बहुत ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, ठीक है। और पायरिमिडीन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो इसके अंतर्गत 3 उपक्षार आते हैं, ठीक है। और ये 3 उपक्षार को हम यहां पे लिख रहे हैं पायरिमिडीन का, वो है साइटोसिन, ठीक है, पहला हो गया साइटोसिन, पायरिमिडीन का हम लिख रहे हैं। दूसरा है यूरासिल। अब ये यूरासिल जो है ये केवल आरएनए में होगा, ध्यान दीजिएगा, आरएनए, ठीक है। साइटोसिन, यूरासिल और एक होगा थाइमिन, ठीक है, थाइमिन। तो देख लीजिए थाइमिन, THYMIN, थाइमिन। तो ध्यान दीजिए ये 3 है। तो इसमें एक यूरासिल को अगर छोड़ दें तो साइटोसिन और थाइमिन ये दोनों डीएनए का है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये डीएनए का उपक्षार है या नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का, और ये क्या है, ये आरएनए का है यूरासिल। तो इस तरह से हम पायरिमिडीन में देख रहे हैं कि इसमें भी 2 क्षार होते हैं। खास करके अगर डीएनए देखते हैं तो उसमें साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। और प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक तरफ से देखते हैं कि जो पायरिमिडीन क्षार है, ठीक है, जो पायरिमिडीन क्षार है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये आखिर पायरिमिडीन क्षार होता है तो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो पायरिमिडीन क्षार का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले पायरिमिडीन देख लीजिए, फिर प्यूरिन हम लोग देखेंगे। तो पायरिमिडीन जो होता है, पायरिमिडीन में जो भी है, चाहे वो साइटोसिन हो, यूरासिल हो या फिर थाइमिन हो, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है। तो एक ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होता है कि ये बेंजीन का सदस्य होता है, परंतु ये 6 इसमें कार्बन परमाणु होते हैं, जिसमें कि N जो होता है 6 कार्बन परमाणु नहीं होता है, बल्कि एक में यहाँ पे N होता है, 2 जगह इसका N होता है। एक N यहाँ पे होता है, यानी 3 नंबर के जगह पे N एक होगा, और एक N जो होगा वो अगर हम यहां से शुरू करें तो 1 नंबर अगर यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर हम करें तो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड,
और ये सिंगल बॉन्ड और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन होता है, बाकी हर जगह क्या होता है, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका हेक्सागोनल रचना है और ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इसमें देखा गया है कि N कहां पे है, 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर N रहता है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन के साथ साथ 1 नंबर वाला नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका होता है पाइरिमिडिन। अब इसमें साइटोसिन हो या थायमिन हो, वो सारे का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। अब एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो प्यूरिन में क्या होता है, इसमें एक पेंटामेरिक भी होता है और एक हेक्सामेरिक भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पेंटामेरिक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो देखिए इसमें कहां पे N होता है। पेंटामेरिक का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पेंटामेरिक का स्ट्रक्चर है। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, जिस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन था N नंबर पर, तो यहाँ पे 7 नंबर का जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है 7 नंबर वाला, वो आपका यहाँ पे रहेगा। और इसके साथ साथ हेक्सामेरिक भी स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें याद रखिएगा N कहां पे होते हैं। N इसका होते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 भी इसी तरह से दिए जाते हैं। इसका अगर हम 1 जैसे यहाँ पे शुरू किए, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 नंबर, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 9। तो 9 नंबर के नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और इसका 1 नंबर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है प्यूरिन का, वो क्या होता है, पेंटामेरिक और हेक्सामेरिक, ये दोनों तरीके से इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड हो चुका है, तो ये सिंगल, और यहाँ पे फिर डबल हो जाएगा, ये सिंगल, और फिर यहाँ पे आकर के फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि एक प्यूरिन है और दूसरा क्या है, पाइरिमिडिन है। तो प्यूरिन एक और दूसरा पाइरिमिडिन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। वो किस तरह से जुड़े होते हैं ये बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग पाइरिमिडिन का स्ट्रक्चर देखे हैं, है ना, ये इसको संरचना सूत्र कहते हैं। तो ये संरचना सूत्र हम देखे हैं, और एक प्यूरिन का संरचना सूत्र देखे हैं। तो नाइट्रोजनस बेस का दोनों हम लोग देख लिए, पाइरिमिडिन और प्यूरिन का। अब चले आते हैं पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो देख लीजिए, पेंटोज शुगर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पेंटोज शुगर, यानी इसमें 5 कार्बन परमाणु वाला क्या होगा, शुगर होगा। तो हम यहाँ पे 5 कार्बन परमाणु वाला ही शुगर बनाएंगे। तो देखिए ये है, ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 4 है, और यहाँ पे O जुड़ा हुआ है। तो आप कहिएगा यहाँ पे तो 4 ही कार्बन दिखा रहे हैं। तो इसमें हम 5 कार्बन अभी हम दिखाएंगे, पहले देख लीजिए। अभी आप देख रहे हैं पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर में कार्बन का 5 परमाणु होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम अगर यहाँ पे देखें 1 से अगर शुरू करें तो ये 1 कार्बन परमाणु, और ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये 4 हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक कार्बन परमाणु यहाँ भी होते हैं, CH2, और इसके साथ साथ इसमें OH मूलक जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, आपका 5वां नंबर का कार्बन परमाणु है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें पेंटोज शुगर का, तो एक यहाँ पे OH मूलक, और यहाँ पे H, उसके साथ साथ एक यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। इसमें आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका अगर हम DNA लेते हैं तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसमें एक यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, यहाँ पे OH नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम जाता है। फिर यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ठीक है, और एक यहाँ पे तो हम ले ही लिए हैं, तो इसमें CH2 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। तो ये आपका पेंटोज शुगर हो गया। अब ये पेंटोज शुगर में ध्यान दीजिए कि पेंटोज शुगर को अगर हम अणुसूत्र में देखें तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हुए? C5, 1 2 3 4 और एक 5, C5। और H देखिए इसमें कितना हुआ हाइड्रोजन, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, H10। O बताइए कितना है इसमें, तो O अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 और इसमें एक ऑक्सीजन और है 4, O4 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें पेंटोज शुगर का, तो C5H10O4 होता है, ठीक है। लेकिन ये होता कौन सा पेंटोज शुगर है? तो ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। गौर करिए, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। लेकिन अगर राइबोज शुगर का बात करते हैं, राइबोज शुगर, तो आप इसी में देख लीजिए कि इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, यानी यहाँ OH मूलक रहेगा। तो एक मूलक OH में O अगर यहां से निकल जाता है तो डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एक गायब हो गया। तो अब अगर डीऑक्सी राइबोज का जो अणुसूत्र है ये ऊपर वाला होगा, और राइबोज शुगर का अगर हम बात करते हैं तो आता है C5 रही जाएगा, इसके साथ साथ H10 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर O कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये राइबोज शुगर का अणुसूत्र है। तब यहाँ पर क्या होगा, OH मूलक जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप फर्क समझ में आ गया आपको कि डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या है और राइबोज शुगर क्या है, DNA में कौन सा लगेगा और RNA में कौन सा लगेगा, तो ये आप जान गए। अब आता है फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा जो कंपोनेंट है। ये आपका पहला कंपोनेंट बताए थे प्यूरिन और पायरिमिडिन यानी नाइट्रोजनस बेस। इसमें प्यूरिन का फिगर ये बताए थे, पायरिमिडिन का ये बताए थे, और यहाँ पे पेंटोज दोनों तरह के देख लिए हैं। पेंटोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर को देख लिए हैं, और राइबोज पेंटोज शुगर के बारे में आप देख लिए हैं। अब आता है आपका दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अभी देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर हम बताएंगे कि ये आपस में किस तरह से जुड़ करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये तो हम लोग जान रहे हैं इसका अणुसूत्र होता है ना। बाद में चल करके ये जुड़ता है, तो इसका हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स इससे बाहर निकल चले जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अभी फिलहाल देखिए इसका फिगर क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन इसमें कितना है, 4 है, तो किस तरह से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड P के साथ डबल बॉन्ड O जुड़े हुए होते हैं, एक OH यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, और एक OH यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ भी एक OH जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए यहाँ पे H3 1 2 3 और O4 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन 4 है और P 1 है। तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड का क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड का गठन करते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजनस, एक पेयर नाइट्रोजनस बेस होगा, इसके साथ साथ पेंटोज शुगर होगा, और इसके साथ साथ फास्फोरिक एसिड भी होगा। तो ये तीनों को हम जोड़ते कैसे हैं, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना रहे हैं, वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो नाइट्रोजनस बेस है, उसके बाद शुगर है, और शुगर के साथ साथ अब इसमें जो जुड़ा हुआ होता है वो है फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस हम बनाते हैं। तो चलिए एक नाइट्रोजनस बेस हम कुछ भी ले लेते हैं, पायरिमिडिन का चलिए ले लेते हैं। तो पायरिमिडिन का एक हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देखिए पायरिमिडिन का ये स्ट्रक्चर है, पायरिमिडिन का हम लेकर बना रहे हैं। ये N है, ये इसका H है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक N होगा इसका, ठीक है। ये पायरिमिडिन बेस है। अब इसके साथ साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ होगा।
तो पेंटोज शुगर किस तरह से जुड़ते हैं, ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका पाइरीमिडीन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ पेंटोज शुगर देखिए किस तरह से जुड़े हो रहते हैं। यहाँ पे हम पेंटोज शुगर बना रहे हैं, तो पेंटोज शुगर जैसा कि हम देखे हैं कि पेंटोज शुगर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पे आपका OH मूलक होगा और यहाँ पे H होगा, ठीक है। फिर इस जगह में भी आपका एक H होगा और दूसरा भी H होगा, यहाँ पे भी उसी तरह से H होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे होगा CH2 और इसके साथ साथ OH यहाँ पे उपस्थित होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ देखिए जुड़ता है किस तरह से, वो देखिए यहाँ पे क्या करता है कि इसमें जो OH मूलक है इसके साथ जुड़ करके अब ये नाइट्रोजनस बेस और ये देखिए पेंटोज शुगर, ये यहां जब जुड़ने लगते हैं तो ये H और इसका OH दोनों मिलकर एक वाटर मोलिकुल्स यहाँ पे निकल जाते हैं, वाटर मोलिकुल्स, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे एक बंधन बनाता है किसके बीच में, तो ये कार्बन परमाणु जो 1 है, 1 कार्बन के साथ इसका जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है 1, ठीक है, इसके साथ ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस तरह से एक बंधन यहाँ से इसके बीच में बनता है, इसको कहते हैं BN ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। ये इस तरह से जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए ये पेंटोज शुगर के साथ जो फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो वो किस तरह से जुड़ता है, सो देखिए फास्फोरिक एसिड का जैसा कि हम इसमें अनुसूत्र बताए थे OH और इसमें डबल बॉन्ड O और यहाँ भी OH और इसके साथ साथ यहाँ भी OH। तो देखिए इसका एक OH जो मोलिकुल्स है इसमें क्या होता है कि इसका एक हाइड्रोजन के साथ ये प्रतिक्रिया करके इसमें एक मोलिकुल्स H2O का निकल जाता है इस तरह से, जिससे कि क्या होता है एक O बॉन्ड जो है O के साथ ये क्या होता है फास्फोरिक एसिड यहां से जुड़ जाता है किसके साथ, तो इसका जो 5वां कार्बन परमाणु है उससे क्या होता है ये O बॉन्ड से जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए 3 चीज यहाँ पे बारी बारी से हम लोग देख लिए हैं, एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फास्फोरिक एसिड। और इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे तैयार होते हैं। अब ये जो इसको हम 5' स्टेट कहते हैं, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो 5 कार्बन परमाणु है ये और किसी से जुड़ते नहीं है बल्कि ये फ्री होते हैं, इसलिए इसको 5' कहते हैं। और इस तरह से एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, तो आप देखिए कि ये जो 3rd नंबर का कार्बन परमाणु है पेंटोज शुगर का, वो फिर इसके साथ जो है दूसरा क्या होगा, ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ेंगे और इसका ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ करके फिर एक अलग बॉन्ड क्रिएट करता है। उस बॉन्ड का नाम क्या है, उस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नाम है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो बनाता है वो किस तरह से बनाता है, अभी हम इसको क्लियर करते हैं। अब इसमें देखिए कि एक दूसरे से ये जुड़ते कैसे हैं, तो हम बता रहे हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जो जुड़ते हैं वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। तो अब वही दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जुड़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहे हैं दिखाने के लिए। ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब देखिए इसके पहले आप समझ चुके हैं कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जो आपस में जुड़ते हैं उसका जो ये N है, जिसमें वन के अवस्था में जो N जुड़ा हुआ है वो इसके साथ जो OH मूलक है इससे प्रतिक्रिया करके ये क्या करता है, एक बॉन्ड का सृजन करता है जिसको कि BN ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के साथ किस तरह से
बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें भी देखिए इसका जो पांच नंबर पोजीशन का जो कार्बन है और उसमें जो OH मूलक लगे हुए होते हैं, वो OH मूलक इसके फास्फोरस के एक OH मूलक के हाइड्रोजन के साथ ये आपस में प्रतिक्रिया करके इसमें भी वाटर का एक अणु क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। और ये O और इसके बीच में यानी कार्बन के बीच में और फास्फोरिक एसिड के बीच में यानी पेंटोज शुगर का 5 नंबर का जो कार्बन परमाणु है उसके साथ ये क्या होता है, फास्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पे भी बन जाता है जो कि फास्फोरिक एसिड को जोड़ देता है। अब हम चलते हैं कि दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा किसके साथ, ये पहला जो क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड है, वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ेगा तो वो किस तरह से जुड़ते हैं। तो देखिए ये फास्फोरिक एसिड का जो OH मूलक एक और जो बच गया है, इसमें 3 OH मूलक है जिसमें कि पहला तो जुड़ गया है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा OH मूलक के साथ देखिएगा ये पेंटोज शुगर का जो ये 3rd नंबर पोजीशन पर जो OH मूलक लगे हुए होते हैं, उससे ये क्या करता है, इसका एक OH मूलक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और जुड़ करके ये फास्फो डाइस्टर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यहाँ भी एक वाटर मोलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जिससे कि ये डायरेक्ट O से क्या होता है, इसका 3rd कार्बन का जो परमाणु है उसके साथ वो जो है जुड़ जाते हैं इस तरह से। और दूसरा देखिए, दूसरा फिर नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जो बताए थे कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे है, जिस तरह से ये नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ था, इसका जो 1 पोजीशन और इसका भी 1 पोजीशन का जो कार्बन था और इसका नाइट्रोजन था, इसके साथ जो जुड़ा हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दूसरा हम नाइट्रोजनस बेस लिए हैं तो वो इस तरह से जुड़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर तरीके से बता रहे हैं, ये हम समझाने के लिए कि किस तरह से बॉन्ड इसमें आपस में जुड़ करके ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसकी सहायता से ये आपस में जुड़ते हैं। अब चले आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें कि गौर से देखिए कि जैसे ये 5 एंड का जो स्टैंड है इसका हम इधर से बनाएंगे और यहाँ से 3 एंड का जो स्टैंड है इसमें बनाएंगे। तो इसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि सबसे पहले देखिए पेंटोज शुगर हम बनाते हैं। मान लीजिए ये पेंटोज शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ है फास्फोरिक एसिड, ठीक है, ये फास्फोरिक एसिड इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है और इसका इस वाले जो पोजीशन है यहां से जुड़े हुए हैं आपका, मान लिया जाए ये एडेनिन यहाँ पे जुड़े हुए, ठीक है, एडेनिन, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये इसका सबसे लास्ट एंड है। और ये चूंकि 5 कार्बन, इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है यहाँ पे होता है, ठीक है, इसलिए एक कार्बन, ये 5वां नंबर का कार्बन यहाँ पे होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से नहीं जोड़ करके यहाँ से जोड़ते हैं और फिर ये क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है। तो इसकी 5 कार्बन परमाणु का ऊपर जो फास्फोरिक एसिड जुड़े हुए हैं, इसके साथ और कोई ऊपर पेंटोज शुगर नहीं जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको 5 एंड कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये एडेनिन है, दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा इस तरह से पेंटोज शुगर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम 3-4 करके बना करके यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, 4 बना देते हैं, इसमें आप समझ लीजिएगा। तो इसका देखिए ये 3rd वाला जो है यहाँ पे, ये 3rd वाला जो OH मूलक यहाँ पे जो रहते हैं ये इसका फ्री होते हैं, इसलिए इसका ये 3 डैश एंड ये बन जाता है, क्योंकि इसका ये फ्री है। तो इसको पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि 5 एंड को हम कैसे पहचानेंगे और 3 एंड को कैसे पहचानेंगे। 5 एंड का मतलब जो ये 5 नंबर पर कार्बन परमाणु है इसमें फ्री होता है, तो जहां से ये शुरुआत हो रहा है ये फ्री है, इसलिए इसको 5 एंड कहते हैं। और ये 3 एंड इसका नीचे, क्योंकि ये 3 नंबर का जो कार्बन परमाणु है वो फ्री हो जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ भी उसी तरीके से जुड़ेंगे फास्फोरिक एसिड, और ये फास्फोरिक एसिड फिर 3rd नंबर से ऐसे जुड़ जाएंगे। फिर आप देखिए इस तरह से क्या होगा, ये फास्फोरिक एसिड जुड़ेंगे और ये फिर 3rd नंबर से जाकर के 3rd नंबर कार्बन से ये जुड़ जाएगा, फिर उसी तरह से ये जुड़ जाएंगे
और ये इसका थर्ड से जाकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनाएगा वो का यही है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस इसके साथ साथ लगे, जैसे ए लिए हैं, एक सी ले लिए हैं, ए ले लिए हैं, उसके बाद एक एडेनिन थायमिन और एक साइटोसिन लिए, इसके साथ गुआनिन जुड़ेगा, और एक उल्टा भी ले सकते हैं, ये थायमिन मान लिया जाए, इधर ले लिए हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थायमिन, और एक मान लिया गुआनिन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस किसका है, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए का नाइट्रोजनस बेस है। अब ठीक इसका अपोजिट, चूंकि 3 एंड यहाँ है तो इसका अपोजिट इस तरह से देखिए, डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं, ये पेंटोज शुगर का है, तो यहाँ पे देखिए 3 इंड क्या है, यहाँ पे स्वतंत्र हो गया, 3 इंड जब स्वतंत्र हो गया इसलिए इसको 3 इंड से ही शुरुआत करते हैं। इसमें फिर उसी तरह से अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, इसका कार्बन परमाणु जो 5 नंबर का कार्बन परमाणु इसमें आ जाएगा, और इससे वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक बेस, मान लिया जाए ए के साथ टी जुड़ गया, तो इसको थोड़ा सा सामने बनाना चाहिए, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, ये इसका है, मान लिया जाए ये टी है, ए के साथ हमेशा टी जुड़ते हैं, और ये हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखा देते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, आप गौर से देखिए इसको, और यहाँ पे इसका ये फास्फोरस यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, और ये पी से ये जुड़ा हुआ होगा, और इसके साथ साथ ये जो है ये इसका फ्री इंड हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से इसमें भी और आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, और इसका ये जो है पी यहाँ से जुड़ेगा, और इसका फिर थर्ड से जाकर के पी जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसका फिर यहाँ पे आएगा, इसका सी है तो यहाँ पे जी जुड़ जाएगा, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है, ये इसको इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको भी जोड़ते चले जाते हैं, इसमें भी 4 ले लेते हैं, और इसमें फिर उसी तरह से पी जो है जुड़ जाएंगे, पी के साथ ये थर्ड में जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ से फिर इसका भी उसी तरह से इसका जुड़ जाएगा, इसमें ये पी हो जाएगा यहाँ पे, और इसका थर्ड से जुड़ जाएगा, और इसमें जी के बाद पी के बाद यहाँ पे हो जाएगा ए के साथ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड इसमें भी जुड़ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से एक 5 इंड इसका इधर फ्री था, इसलिए इसको 5 इंड बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका 5 इंड यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर का जो कार्बन परमाणु है, यहाँ पे जो 5 नंबर का कार्बन परमाणु है ये यहाँ पे फ्री हो गया, तो ये फ्री इंड हो गया, इसको 5 डैश इंड भी बोलते हैं, और यहाँ पे तब क्या होगा, 3rd डैश इंड यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं ये आपस में विपरीत तरीके से जुड़े हुए होते हैं, और एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इस तरह के इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं डीएनए का, इसमें देखिए गौर से कि ये आपका जो बेस है वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे प्रत्येक कहता है कि इसका जो पीच होता है, अच्छा पीच के बारे में जहां तक बात आ गया है तो आप पीच के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पीच मतलब होता है कि ये इसका एक माइनर ग्रुप होता है, माइनर ग्रुप जो हल्का छोटा होता है, माइनर ग्रुप। तो ये माइनर ग्रुप होगा, फिर ये मेजर ग्रुप होगा, मेजर ग्रुप, और फिर एक बार माइनर ग्रुप यहाँ पे आएगा, माइनर ग्रुप, माइनर ग्रुप यानी थोड़ा सा ये कर्व होता है इसलिए इसको माइनर ग्रुप कहते हैं। अब ये दो माइनर ग्रुप के बीच का जो भाग होता है उसी को हम पिच बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं। तो एक पिच के बीच में 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि ये रोटेट इस तरह से एक एक्सिस के बीच में रोटेट करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सभी क्या होते हैं आपस में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं सभी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन
बॉन्ड इसमें उपस्थित होते हैं और ये एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जब गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है तो ये सीढ़ी को जैसे हम लोग मड़ोड़ देते हैं तो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है, तो एक घुमाव होने में जितना इसका एंगल बनता है वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। और एक पिच के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 10 होते हैं। अगर मान लिया यहाँ पर माइनर ग्रुप है और यहाँ पे माइनर ग्रुप है, फिर उसी तरह से एक मेजर ग्रुप और दूसरा मेजर ग्रुप के बीच में भी अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस भी कितना होता है, तो वो भी 360 डिग्री के बीच में इसमें एंगल बनते हैं। तो 360 के बीच में एंगल अगर बनते हैं तो एक दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो चूंकि 10 होता है इसलिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का कोण जो होता है दो बेस के बीच में बनता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, कहने का मतलब एक पिच के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर। ये याद रखिए कि परीक्षा में पूछा जाता है कि 3.4 नैनोमीटर जो होता है एक पिच यानी दो माइनर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये दोनों जो हेलिकल्स है, इन हेलिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 2 नैनोमीटर होता है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर इसका मोटाई पूछे या इसका व्यास पूछे, है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 2 नैनोमीटर। इससे भी क्वेश्चन आता है। और अगर कहीं पूछ दे कि दो बेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, यानी दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 10 नाइट्रोजनस बेस के बीच में 3.6 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में डिस्टेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.34 नैनोमीटर। तो ये भी याद रखिए कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं वो डिस्टेंस आपका आता है 0.34 नैनोमीटर। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर हुआ और डीएनए के स्ट्रक्चर में इतना आपको जानकारी होना चाहिए। और डीएनए के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है, ठीक है। और इसके रिप्लिकेशन से नए नए डीएनए भी बनते हैं और ये बाद में इसका और भी आगे पढ़ाई है जो कि डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, जो कि बड़े बड़े क्लास में 11-12 में अगर आप देखेंगे तो उसमें उसका एक अलग चैप्टर आता है, तो उसमें आप उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आज पूरी तरह से इसमें जानकारी हासिल किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।